गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बजट को डिस्कस कर रहे हैं। बजट इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हमारे घर का बजट हो या हमारे देश का बजट हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों सेगमेंट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आंकड़ों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बजट तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी हमें पता होना चाहिए। बजट से हमें पता चलता है कि हमारी सरकार किस तरह विकास को सुनिश्चित करना चाह रही है, सरकार अपनी आय को कहाँ खर्च कर रही है, सरकार की कितनी आय है, इन सब बातों का हमें पता चलता है। बजट कहते किसे हैं, क्योंकि ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, हमारे संविधान में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये वार्षिक वित्तीय विवरण होता क्या है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। एक निश्चित अवधि में, और वो निश्चित अवधि हमारे लिए है हमारा फाइनेंशियल ईयर, हमारा वित्त वर्ष, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो एक निश्चित अवधि में अनुमानित आय और व्यय के विवरण को ही हम बजट कहते हैं। और हम हमारे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। अभी जो बजट हम डिस्कस कर रहे हैं ये 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक सरकार की क्या अनुमानित आय है और सरकार कितना व्यय कर रही है, उसका पूरा यहाँ पे विवरण दिया है। हम सबसे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि सरकार किस तरह से विकास को सुनिश्चित करना चाह रही है, और क्योंकि हमारा सपना है, हम आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत की तरफ, तो इस विकास यात्रा में हमारे लिए फ्यूल का काम कौन करता है, ईंधन क्या है हमारे लिए। तो रिफॉर्म्स, सुधार जो हैं वो हमारे लिए ईंधन का काम करते हैं। हमारे मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता, और हमारा गंतव्य, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है विकसित भारत। अब इसके अंदर इस विकास यात्रा में विकास के इंजन के रूप में काम कर रहे हैं कृषि क्षेत्र, हमारा एग्रीकल्चर, हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, निवेश और निर्यात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो, ये चारों के चारों इंजन्स हैं हमारे डेवलपमेंट के। आज की जो स्लाइड्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, और अगर आप इसकी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो वासु कंसेप्ट एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये हमारी जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में हमारे लिए कौन फ्यूल का काम कर रहा है, कौन मार्गदर्शक का, और हमारा गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आय और व्यय के विवरण को हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रमुख मदों पे सरकार कितना व्यय कर रही है। सबसे पहले रक्षा, डिफेंस के ऊपर 4,91,732 करोड़ रुपए व्यय कर रही है सरकार। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट पे 2,66,817 करोड़ रुपए। गृह मंत्रालय 2.3 लाख करोड़ रुपए, और इसी तरह कृषि और संबद्ध कार्यकलापों पे, एक्टिविटीज पे। इसके बाद में शिक्षा, एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के बजट में कहा गया है वित्त मंत्री के द्वारा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे फोकस किया गया है। इसके अलावा गरीबों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे और अन्य दाताओं, हमारे किसानों को फोकस में, टारगेट में रख करके उनके लिए काम करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा पे 1,28,650 करोड़ रुपए सरकार का व्यय करने का अनुमान है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर पे देखें तो 98,311 करोड़ रुपए। शहरी विकास, अर्बन डेवलपमेंट पे 96,777 करोड़ रुपए। आईटी और टेलीकॉम पे 95,298 करोड़ रुपए। ऊर्जा, एनर्जी सेक्टर पे 81,174 करोड़ रुपए। इसी तरह से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर पे और वैज्ञानिक विभाग पे 55,679 करोड़ रुपए सरकार ने अनुमान किया है व्यय करने के लिए। ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अब हम बात करते हैं कि जब हम कह रहे हैं विकसित भारत होना चाहिए, तो विकसित भारत से हमारी क्या आकांक्षाएं हैं, हमारी क्या एस्पिरेशंस हैं। तो हमारी एस्पिरेशंस हैं विकास में तेजी लेकर आना, समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ता मध्यम वर्ग जो है, मिडिल क्लास, इसकी व्यय करने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डाल देना, और जो हाउस होल्ड्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को और ज्यादा अपलिफ्ट करना। ये हमारी एस्पिरेशंस हैं फॉर विकसित भारत। अब हम बात करते हैं कि इन सब आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास, और जो व्यय हमने देखा उसके लिए हमारी आय कहाँ से होगी, हमारी मतलब हमारे देश की, हमारी सरकार की। तो बजट दिया गया है तो आय और व्यय दोनों का विवरण है। आय कहाँ से, यानी रुपया आता कहाँ से है, तो हमारा रुपया आता है आयकर से 22%। अगर हम माने कि 100 रुपए सरकार की आय होती है, तो इन 100 रुपए में से 22 रुपए सरकार को जो है वो आयकर से मिलते हैं, इनकम टैक्स से मिलते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% जो पैसे आते हैं, यानी टोटल पैसे का 5% हमें प्राप्त होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से।
जीएसटी, आप और हम जो भी गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, खरीदते हैं, उन पे हमें जीएसटी देना होता है। तो जीएसटी से गवर्नमेंट को 18% आमदनी होती है, आय होती है। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स से 17%, इसके अलावा कस्टम्स से, सीमा शुल्क से 4%, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से 1% आय होती है, और गैर कर प्राप्तियां जो हैं, टैक्स के अलावा जो हमें प्राप्त होता है उससे 9%, उधारी और अन्य देनदारियां जो लाइबिलिटीज हैं उनसे हमें 24% जो है वो आय होती है। तो ये हमारी आय के स्रोत हैं। प्रतिशत के अंदर हमने देखा कि कहाँ से सरकार को कितने प्रतिशत आय होती है। अब बात कर लेते हैं फिर रुपया खर्च कैसे करते हैं। अभी तो हमने जो है वो लाख करोड़ में बात की थी, अब हम देख लेते हैं प्रतिशत के अंदर रक्षा पे कितना खर्च सरकार करती है, ब्याज के अंदर सरकार कितना खर्च करती है। तो सरकार जो ब्याज का भुगतान करती है उस पे अपने कुल खर्च का 20% व्यय कर देती है। इसके अलावा 16% केंद्रीय क्षेत्र स्कीम पे खर्च हो जाता है, और इस केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत रक्षा और सब्सिडी, डिफेंस और सब्सिडी पे जो व्यय किया जाता है उसको छोड़कर हम बात कर रहे हैं, उनको हटाकर। अब यहाँ पे दो टर्म हैं, दो सेंटेंस हैं, दोनों को आपको ये जो शब्द हैं, ये जो टर्म है, इनका पता होना चाहिए। एक है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम और दूसरी है केंद्र प्रायोजित स्कीम, और दोनों का प्रतिशत भी अलग अलग है। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इसका मतलब होता है, और हिंदी में भी देख सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम या केंद्रीय क्षेत्र स्कीम, इसका मतलब होता है वो योजनाएं जो 100% जिनको फंड दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा, और जिन योजनाओं को लागू करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए केंद्र सरकार की ही मशीनरी को काम में लिया जा रहा है, वो है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम। और जब हम बात करते हैं केंद्र प्रायोजित स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की, इसका मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, इसका मतलब यहाँ पे राज्य भी इसमें इंक्लूड होते हैं, और वहां पे 100% फंडिंग भी, और जो मशीनरी काम में ली जा रही है वो भी केंद्रीय सरकार की होती है। तो इन दोनों टर्म का पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे रुपया जाता कहाँ है, हमारे खर्च कहाँ होते हैं। तो 20% तो ब्याज अदायगी में कर देते हैं, इसके अलावा सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% खर्च कर देते हैं। मेजर सब्सिडीज, जो सब्सिडी सरकार देती है, उनके अंदर 6%, डिफेंस रक्षा में हमने अभी देखा ही, तो इसमें 8% खर्च हो जाता है। इसके अलावा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो राज्यों को दी जाती है वो 22% है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो किए जाते हैं उनमें हमारा 8% पैसा खर्च होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8%, और जो हमारे अन्य खर्चे हैं, अदर एक्सपेंडिचर है, उनमें 8%, और जो पेंशन दी जाती है उसमें 4% पैसा हमारा कुल व्यय का खर्च हो जाता है। तो ये प्रतिशत में हमने आय और व्यय के ब्यौरे को देखा। अब हम बात करते हैं प्राप्तियां। हमने देखा कहाँ से कितनी आय प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारी राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा फिजिकल डिफिसिट कितना है, और ये बाहर के जो निवेशक होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस देश में वो निवेश करना चाह रहे हैं वहाँ की सरकार का बजट कैसा है, फिजिकल डिफिसिट कैसी है, प्राइमरी डिफिसिट कैसा है, ये सारे डेफिसिट जो घाटे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं और हमारी पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हैं। वैसे तो हम ये जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हैं बजट की, उनको एक अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये वो बेसिक टर्म है जो कभी नहीं बदलती। फिजिकल डिफिसिट किसे कहते हैं वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, आंकड़े बदल जाते हैं, वो हर बार बजट के साथ आपको पढ़ने होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के साथ पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है वो सेम रहती हैं। तो हम एक अदर क्लास में टर्म्स को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते किसे हैं, ये वो प्राप्तियां हैं जो सबसे बेहतर मानी जाती हैं। ना तो सरकार की इससे किसी तरह की एसेट परिसंपत्ति कम होती है, ना ही सरकार की कोई देनदारी, कोई डेब्ट, कोई ऋण बढ़ता है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी प्राप्तियां होती है, अच्छी आय मानी जाती है राजस्व प्राप्तियां। हमें कितनी होने का अनुमान है, इसीलिए यहाँ पे नीचे बजट एस्टिमेट बीई लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। 2025-26 जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें सरकार ने बजट में कहा कि हमें राजस्व प्राप्तियां होने का अनुमान है 34.2 लाख करोड़ रुपए। फिर पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रिसिप्ट हम किसे कहते हैं, वो प्राप्तियां यानी जो उधार ली जा रही हैं, यानी वो प्राप्तियां जिनसे या तो सरकार का एसेट परिसंपत्ति कम हो रही है या सरकार की उधारी, देनदारी, जो उधार डेब्ट है वो बढ़ रहा है।
कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है, इसीलिए इसको उतना बेहतर नहीं मानते। तो पूंजीगत प्राप्तियां हमें 2025-26 में कितनी होने वाली हैं? 16.4 लाख करोड़ रुपए। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारी प्राप्तियां हो जाएंगी, हमारी इनकम हो जाएगी। अब रिसिप्ट्स ये सेम आपको डेटा मिल रहा है इंग्लिश में भी, 34.2 लाख करोड़ और 16.4 लाख करोड़, ये हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। अब बात कर लेते हैं व्यय की। अभी हमने आय की बात की, तो आय पे सरकार खर्च भी करती है। खर्च जो सरकार करती है, अभी हमने अलग अलग मदों पे, आइटम्स पे देखा सरकार कितना खर्च कर रही है, फिर हमने प्रतिशत में जाना कि सरकार ब्याज पे कितना पैसा खर्च कर रही है, डिफेंस पे कितना कर रही है, अलग अलग देखा प्रतिशत में। अब हम बात कर लेते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय, जो कि अच्छा माना जाता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, सरकार वो खर्च कर रही है जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है। पूंजीगत व्यय डिटेल में बाद में जानेंगे टर्म को। प्रभावी पूंजीगत व्यय अच्छा माना जाता है, जो कि सरकार कितना कर रही है? 15.5 लाख करोड़ रुपए करने का अनुमान है 2025-26 में। और राजस्व व्यय, जिसको इतना अच्छा बेहतर नहीं माना जाता, जो सैलरी दी जा रही है विभागों में, मंत्रालयों में, वो सब किसके अंतर्गत आती है? राजस्व व्यय के अंतर्गत। एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, राजस्व व्यय जो है वो 39.4। सरकार की कोशिश ये रहती है राजस्व व्यय ज्यादा ना बढ़े, लेकिन अभी वर्तमान में आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। 2024-25 से 25-26 को अगर हम कंपेयर करके देखें, ये आपको कंपैरिजन भी दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। 23-24 में, फिर 24-25 में, फिर 25-26 में अभी हम देख रहे हैं, तो वहां पे 39.4 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय होने का अनुमान है। ये एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं घाटे की प्रवृत्ति, जिसके लिए अभी ये हमने जो आय और व्यय देखा, राजस्व आय, राजस्व व्यय। अब हम देख लेते हैं फिजिकल डिफिसिट को, रेवेन्यू डिफिसिट को, इसके अलावा प्राइमरी डिफिसिट को और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट को। फिजिकल डिफिसिट किसे कहते हैं? तो सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का जो अंतर है। हमने व्यय ज्यादा कर दिया, आय हमारी कम थी, हम घाटे की स्थिति में आ गए। वो कौन सा घाटा है? वो एफडी कहलाता है, फिजिकल डिफिसिट कहलाता है। फिजिकल डिफिसिट में से जब हम निकाल देते हैं जो हमने 20% पैसा ब्याज अदायगी में दिया है, हमने इंटरेस्ट को पे करने में दिया है, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा प्राइमरी डिफिसिट। अगर यहाँ पे टर्म समझने में कोई भी इशू आए तो इनको एग्जांपल्स के साथ एक अदर क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। प्राइमरी डिफिसिट यानी जो एफडी था, उस फिजिकल डिफिसिट जो आया उसके अंदर से हमने निकाल दिया, जो हमने ब्याज में अदा किया था उसको निकाल दिया, तो प्राइमरी डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट तो राजस्व आय और राजस्व प्राप्तियों के बीच में जो अंतर है, रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, इन दोनों में जो अंतर है वो हमारा आरडी कहलाता है। और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट उसको कहते हैं जो आरडी में से हमने जो कैपिटल फॉर्मेशन पे जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी के रूप में जो भुगतान किया है, इन दोनों के बीच के अंतर को हम कहते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जब कभी हम बजट डिस्कस करते हैं तो हम सीधा आंकड़ों पे और सीधा डायरेक्ट टर्म्स को यूज करते हुए आंकड़ों को पढ़ते हैं, क्योंकि इन टर्म्स को, ये जो बेसिक टर्म है इकोनॉमिक्स की, इनको हम हमेशा अलग ही डिस्कस करते हैं विद एग्जाम्पल, ताकि बजट ज्यादा आपको लंबा ना लगे। क्योंकि बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है, और वो यही चीजें हैं कि हमने एफडी आरडी को तो जान लिया, अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हम एफडी को कितना रखना चाह रहे हैं। तो हमने कहा 2025-26 के अंदर हम 4.4% ऑफ हमारी जीडीपी का 4.4% ही हम एफडी को रखना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा घाटा हमारा ना बढ़े। रेवेन्यू डिफिसिट को हम 1.5, ये वो आंकड़े हैं जो आपको टिप्स पे रखने हैं अगले बजट आने तक, कि कितने ये आंकड़े क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो आरडी हमारा 1.5%। अगर हम बात करें इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की, वो है 3.3%। और अगर हम बात 0.3%, ये है 2021-22 का। यहाँ पे 2025-26 में हमने कहा 0.3% हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट रहेगा, ये अनुमान है। और प्राइमरी डिफिसिट पीडी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, 0.8% रखने का अनुमान है कि पीडी हमारा इतना ही रहना चाहिए। तो घाटे की प्रवृत्ति को हमने देखा, ये डेफिसिट ट्रेंड्स को, एफडी 4.4%, मैं रिपीट कर देती हूँ, आप इसे राइट डाउन भी करेंगे और याद करेंगे। आरडी 1.5% 2025-26 में, इसके अलावा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट 0.3% और पीडी हमारा प्राइमरी डिफिसिट 0.8% 2025-26 में। अब हम बात कर लेते हैं कि सरकार ने कहा हम इतना ही घाटा रखेंगे,
इतना व्यय करेंगे, इतनी आय हमारी होने वाली है, सारे अनुमान बता दिए। तो अब योजनाएं बताइए कि जो विकसित भारत जिसके इंजन की हमने बात की और किस तरह से हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है विकसित भारत तक, इसमें हम कैसे योजनाओं को लागू करके फिर विकास को प्राप्त करेंगे। तो हमने कहा सबसे पहले अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए, क्योंकि कृषि विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना ये टारगेट है, ये लक्ष्य है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री धन धान्य इंपॉर्टेंट है। ये जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, कृषि जिला विकास कार्यक्रम, जिसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। राज्यों के सहयोग से 100 जिलों को यहाँ पे शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद मिलने की संभावना है कि इतने किसान लाभान्वित होंगे। इसके अलावा केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसके अंदर पहले जो शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं, जो पहले 3 लाख तक दिए जाते थे, अब उनको बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, केसीसी के अंदर केवल किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं, केसीसी में किसानों को लॉन्ग टर्म लोन मिल पाते हैं, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए। तो ध्यान रखना है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो केसीसी है, इसमें मछुआरों को भी और साथ ही साथ जो डेयरी किसान हैं उनको भी, किसान तो शामिल हैं ही, किसानों को, मछुआरों को, डेयरी किसानों को अल्पकालीन शॉर्ट टर्म लोन दिए जाते हैं और अब इसको बढ़ा करके 5 लाख तक कर दिया गया है। अब बात करें राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, अच्छे बीज होंगे, उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे हम। तो बहुत सारी चीजें लिंक हैं आपस में। तो यहाँ पे राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के लिए इसमें उच्च पैदावार वाले कीट प्रतिरोधी और जलवायु के अनुकूल, क्योंकि क्लाइमेट को हम, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे क्लाइमेट को हम पीछे नहीं छोड़ सकते विकास के अंदर, अदरवाइज वो विकास, वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार। इसके अलावा बिहार के अंदर मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाना यहाँ पे रखा गया है टारगेट। कपास उत्पादकता मिशन, अगले 5 साल में हमें कॉटन के कल्टीवेशन को लेकर, कपास को लेकर गुणवत्ता में भी और उत्पादन के अंदर भी हमें जो है वो सुधार करना है। 5 वर्षीय ये मिशन है। तो ये 5 प्रोग्राम हमने देखे कृषि से रिलेटेड, यही इंग्लिश में भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं दलहनों की। तो दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, वैसे सबसे ज्यादा कंज्यूम दालों को हम ही करते हैं, भारत ही करता है, लेकिन आत्मनिर्भरता की हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े पल्सेस, तो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए भी यहाँ पे कार्यक्रम है। तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 6 वर्षीय मिशन प्रारंभ कर रही है सरकार। जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास करना यहाँ पे टारगेट है। प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना और कटाई के बाद उसके भंडारण में सुधार करना, क्योंकि बहुत बार ये बड़ी समस्या होती है, उचित भंडारण ना हो पाना, उसकी वजह से भी दालें हों या अनाज हों बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो उचित भंडारण में सुधार करना, प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना ताकि उनकी आय भी बढ़े। तो ये हमारे लक्ष्य हैं। इसके अलावा बात करें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो रूरल इकोनॉमी है, उसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए। वहाँ पे जो लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको और ज़्यादा सुविधा, लोन की सुविधा, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन से, डीबीटी से जो है वो बेनिफिट ले पाएँ। इसके अलावा उनको किस तरह से डिजिटलाइज किया जाए, इसके लिए हम काम में लेने, यानी यहाँ पे बजट भाषण में घोषणा की गई है कि जो हमारे 1.5 लाख जो ग्रामीण इलाकों में डाकघर हैं, इसके अलावा उनमें 2.4 लाख वर्कर्स जो डाक सेवक हैं, जो काम कर रहे हैं, इस पूरे नेटवर्क को काम में लेना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देने के लिए। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि किस तरह से डिजिटल सेवाओं में और ज्यादा उनको सहायता देना, ग्रामीण समुदाय के आसपास जो ये स्थित हैं उनको काम में लेना, संस्थागत खाता सेवाएं उनको देना, डीबीटी, कैश आउट, इन सब का बेनिफिट किसानों को, ग्रामीण इलाकों वाले लोगों को देना, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी और आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा कृषि हमारा इंजन है, एमएसएमई हमारा इंजन है, निवेश इन्वेस्टमेंट हमारा इंजन है और निर्यात एक्सपोर्ट्स हमारा इंजन है। तो इन चारों ही इंजन पे किस तरह से सरकार ने योजनाएं बनाई हैं और कितना व्यय कर रही है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। व्यय को हम देख ही चुके हैं, अब हम योजनाओं की बात कर रहे हैं। तो एमएसएमई को सरकार किस तरह से और ज्यादा सहायता देना चाह रही है और मेक इन इंडिया को और ज्यादा आगे कैसे बढ़ाएं, कि ये जो इतने सारी हर चीज इंपोर्ट हम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसे बढ़ावा दिया जाए। तो सूक्ष्म उद्यमियों के लिए हम जो टर्म्स वाली क्लास देखेंगे उसमें देखेंगे कि एमएसएमई को फिर से क्लासिफाई किया है, तो वो न्यू क्लासिफिकेशन क्या है वो हम वहां डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल बजट को ही टारगेट कर रहे हैं।
सूक्ष्म उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड, जैसे किसानों के लिए केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे ही जो सूक्ष्म उद्यमी हैं उनके लिए भी एक क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था। तो इसके लिए सरकार जो है वो प्रथम वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी करने का विचार कर रही है कि 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे पहली बार। ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को और साथ ही साथ ऑप्शन दे दिया जाए केवल महिलाओं के लिए, केवल महिला और एससी वर्ग के लिए, महिला और एसटी, महिला एससी एसटी वर्ग के लिए। तो ध्यान देना है, जो अभी हम योजना पढ़ रहे हैं ये महिलाओं के लिए, वो उद्यमी जो बिल्कुल पहली बार के जो उद्यमी हैं उनके लिए योजनाएं हैं। लेकिन पहली बार के उद्यमी में कौन लोग शामिल हो रहे हैं? महिलाएं, एससी और एसटी के लिए ये स्कीम है, ये योजना है। यहाँ पे जो है 2 करोड़ तक के ऋण दिए जाने हैं, लेकिन किनको? जो पहली बार के उद्यमी हैं उनको। अब बात कर लेते हैं कि इन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि किस पे? व्यापार को करने की सुगमता भी होनी चाहिए और लागत भी कम होनी चाहिए। मांग वाली जो नौकरियां हैं, जहां पे बहुत ज्यादा डिमांड है, वहां पे भविष्य के लिए तैयार कामगार यानी वो वर्कर्स तैयार करना जहां पे जो डिमांड वाले सेक्टर में खपाए जा सके। जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र में यहाँ पे इन सेक्टर्स पे जोर दिया जा रहा है। प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पे जोर दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो वैश्विक स्तर पे ऐसे होने चाहिए ताकि वो बाकी विश्व के अन्य देशों के साथ जो उनके उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उनको compete कर पाएं। तो हमारी क्वालिटी भी बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पे भी जोर दिया जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जब भी हम विकास की बात कर रहे हैं, चाहे हम बीजों की बात कर रहे हो, तब भी हमने जलवायु वर्ड जोड़ा है। यहाँ पे क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, जलवायु, क्योंकि देखिए पर्यावरण, जलवायु, वैश्विक आपदाएं, इनको बाउंड्रीज से लेना देना नहीं है। इन्हें मतलब नहीं है कि भारत के बजट में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं। इसीलिए ये किसी सीमा के मोहताज नहीं है, कोई सीमा में बंधे हुए नहीं है कि किसी एक देश की जलवायु खराब हुई है, वहां का ही पर्यावरण खराब हुआ है, बाकी सब जगह की पारिस्थितिकी बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हर एक देश का ये दायित्व है। तो भारत ने बजट में वो चीज शो भी की है। तो जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण, ये हमारे टारगेट रहेंगे। साथ ही साथ श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय, जहां पे लेबर इंटेंस जो सेक्टर हैं उनके लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो फुटवियर और लेदर, इस पे काफी फोकस किया गया है। फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाना। आशा है कि इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमें उत्पादन वही बढ़ाना है जो जलवायु अनुकूल हो। विकास के क्रम में हम और आगे बढ़ें, विकसित भारत की तरफ बढ़ें, रोजगार ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो, ईज मैनर में बिजनेस किया जा सके और ईज मैनर रहे जो हमारे यहाँ निवेशक आ रहे हैं उनके लिए भी। तो इसीलिए किस तरह से बदलाव किए गए हैं व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में, और किस तरह योजनाएं लाई गई हैं, इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आशा है कि 22 लाख नए रोजगार भी मिलेंगे। अब बात करें खिलौना क्षेत्र की, इस पे फोकस क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, खिलौने जैसी चीजों का भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, और हमारे पड़ोसी देशों से ही कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब आत्मनिर्भर भारत बनने की बात आ रही है और जब हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता चाह रहे हैं, तो ऐसे में इतनी सारी गुड्स को क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे क्लस्टरों, कौशलों और विनिर्माण इकोसिस्टम पर जोर देना, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता वाले खिलौने बने, अनूठे टिकाऊ खिलौनों का निर्माण हो सके और मेड इन इंडिया। आपको लग सकता है खिलौने बहुत सामान्य सी वस्तु है, लेकिन इसका हम इंपोर्ट करते हैं और उसका भार हमारे देश पे आता है सॉरी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर जनरेट करना, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाना, ये सब यहाँ पे टारगेट चल रहे हैं। ये फोकस एरिया है सरकार का जहाँ पे काम कर रहे हैं। लोगों में, अर्थव्यवस्था में और नवाचार में किस तरह से बजट के थ्रू निवेश किया जा रहा है, क्योंकि लोगों में निवेश करने का मतलब है शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करना। और किसी भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके नागरिक जो हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शिक्षा कैसी है, और फिर हम पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो सारी बातें तो सूचकांकों की करते ही हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो ऐसे में भारत में लोगों पे निवेश का मतलब है स्वास्थ्य में सरकार क्या करना चाह रही है और क्या लक्ष्य है और कितना निवेश कर रही है, और शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ सबसे पहले आपको सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आईआईटी जो है उसमें क्षमता का विस्तार करना, सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करें तो डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना करना, भारतीय भाषा में पुस्तक स्कीम, यानी स्कूली और उच्चतर शिक्षा जो है
उसके लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकें जो हैं वो डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाई जाएं, इसके लिए काम करना, ये अनाउंसमेंट की गई है। कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ये घोषणा की गई है। अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं, यहाँ पे लैब स्थापित की जाएंगी। अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 लैब प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, क्योंकि हमें इनोवेशन को भी, नवाचार को भी तो बढ़ावा देना है। शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया ऐसे तो नहीं बन सकता, तो इसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, अगले 5 साल में 75,000 75,000 सीटें जोड़े जाने की जो है वो इतनी सीटें बढ़ाई जाएंगी, लक्ष्य से 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, बैंकों से अधिक ऋण, यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ कुछ और सुधार किए जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण, जो ई श्रम पोर्टल है उस पर पंजीकरण किया जाएगा और पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखरेख की जाएगी। यही बात यहाँ पे इंग्लिश में दी गई है। अब बात करते हैं अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी हमारे लिए काम करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारे जो स्टेट्स हैं उनको हेल्प किया जाएगा, उनको सहायता दी जाएगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और सुधारकों के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी यहाँ पे राज्यों को, स्टेट को जो लोन दिया जाएगा उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगा कौन, सेंटर, केंद्र। इसके अलावा जल जीवन मिशन, अब इस पे फिर से स्टार लगाना, हमने कहा है 100% कवरेज प्राप्त करना हमारा टारगेट है। बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार जो है एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक और 100% कवरेज का यहाँ टारगेट रखा गया है। विद्युत के क्षेत्र में विस्तार फिर से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे राज्यों को थोड़ा सा और लुभाया गया है। राज्यों को कहा है अगर बेहतर करोगे तो इसमें आपको और भी फायदा मिलेगा केंद्र की तरफ से। इसमें कहा गया है कि वितरण में, विद्युत के वितरण में सुधारों के लिए प्रोत्साहन, और राज्यों के अंदर अगर ट्रांसमिशन में राज्य वृद्धि करते हैं तो ऐसे में केंद्र जो है वो राज्य को उसके जीडीपी का, जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं, देखिए जीडीपी तो आप बार बार पढ़ते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम बात कर रहे हैं जीएसडीपी की, यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं जो राज्यों की जीडीपी है उसकी। तो कहा, केंद्र ने कहा कि जीएसडीपी का 0.5% आपको अतिरिक्त उधार दिया जाएगा अगर आपने विद्युत के क्षेत्र में अच्छा सुधार, अच्छा काम किया तो ये राज्यों को थोड़ा सा लुभाया गया है केंद्र के द्वारा। इसके अलावा परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30, नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी वापस लाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। शहरी चुनौती निधि, विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित करना, शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास, साथ ही साथ जल और स्वच्छता। स्वच्छता बहुत जरूरी है, जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वच्छता जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ऐसे में जल और स्वच्छता का प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए भी यहाँ पे भी जो है बजट एलोकेट किया गया है 1 लाख करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सामुद्रिक विकास निधि, सरकार के द्वारा 49% तक योगदान के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का संग्रह किया जाएगा। विकसित, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, विकसित भारत के लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो परमाणु ऊर्जा मिशन है, जिसमें निजी क्षेत्र के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप, भागीदारी के साथ साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुीय नुकसान के लिए सिविल देयता अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट जो है उन बदलाव भी कर रही है ना, संरचनात्मक बदलाव भी कर रही है, इसके अलावा जो संस्थान है उनमें भी बदलाव कर रही है, नियम कानूनों में भी बदलाव कर रही है। जैसे इनकम टैक्स को आप बहुत आसानी से भर पाएं, उसके अंदर जो सेंटेंस, जो टर्म्स, जो शब्द लिखे गए हैं उनका मतलब आपको समझ में आ पाए और बहुत सरलता से हर व्यक्ति अपना जो आयकर, जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल कर सके, उसके लिए भी विधेयक लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ताकि
ईज रहे, हर काम के अंदर आसानी रहे। जैसे हम बार बार इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं सिंगल विंडो सिस्टम, जब कभी व्यापार की, वाणिज्य की बात आती है, जब कभी उद्योग की बात आती है, जब कभी हम सेकेंडरी सेक्टर को पढ़ रहे होते हैं, तो आसानी से अगर व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, तो उससे इन्वेस्टर्स भी खुश होते हैं, वो और ज्यादा बढ़ते हैं और उद्योगों को भी फायदा मिलता है। बजाय इसके कि कलिष्टता बढ़ाई जाए, बहुत कठिन पूरी प्रोसेस हो जाए, तो उसकी बजाय सरलता। तो इसीलिए बार बार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम बार बार बात करते हैं। अब बात करते हैं उड़ान की। तो उड़ान नाम से स्पष्ट है, और ज्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो टारगेट कर रही है। अगले 10 वर्षों में 120 नए जो गंतव्य स्थान हैं उन तक 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा देना, ये टारगेट चल रहा है। भविष्य में बिहार की जरूरतें, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बिहार में बनाना, पश्चिमी कोशी नहर, कुछ चीजें आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, आपके लिए थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी, ईज रहेगी आपको भी। तो यहाँ पे फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट्स को, ये लक्ष्य रखा गया है केंद्र के द्वारा। इसके अलावा स्वामी फंड 2 के लिए भी पैसे दिए गए हैं। अब बात करते हैं रोजगार। एम्प्लॉयमेंट के बिना तो ये सब चीजें संभव ही नहीं है। जब तक भारतीयों की आय नहीं होगी और वो बेहतर आय नहीं होगी, पर कैपिटा इनकम हमारा बेहतर नहीं होगा, तब तक, जैसे अगर रोटी ज्यादा, जैसे हम बार बार हमेशा एग्जाम्पल ब्रेड का ही लेते हैं कि 5 लोग हैं, एक ही रोटी बनी है, हम बार बार इसीलिए कहते हैं जीडीपी ज्यादा बढ़नी चाहिए, कि 5 लोग हैं, एक ही रोटी बनी है, उसको हमने कहा बहुत समावेशी, हम इंक्लूसिव तरीके से काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर काम करते हैं, लेकिन रोटी ही एक है, उसको 5 में बांट दिया जाएगा, किसी का पेट नहीं भरा। इसका मतलब कितना भी बेहतर आवंटन कर दिया जाए, क्योंकि बजट भी तो हम इसीलिए पढ़ते हैं कि कौन से क्षेत्र को कितना व्यय आवंटित किया है, कितना खर्च बांट रहे हैं। तो ऐसे में बांट दिया सबको, 5, एक ही रोटी थी, 5 जनों में बांट दिया, किसी का पेट नहीं भरा, क्या फायदा हुआ? इसका मतलब हमें ज्यादा मात्रा में भी तो चपाती चाहिए थी ना। तो ठीक उसी तरह से रोजगार जनरेट करना, जीडीपी को बढ़ाना, तो उसकी वजह से अब जीडीपी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब रोजगार भी बढ़े हैं, रोजगार बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, खुद के जीवन स्तर के ऊपर जो है वो आम नागरिक, मध्यम वर्ग के लोग खर्च कर पाएंगे, उससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य वैसे ही बेहतर हो जाएगा। तो ऐसा ना इंटरलिंक है आपस में सारी चीजें, तो इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को थोड़ा डिटेल में जानें। अभी तो हम केवल आय व्यय का ब्यौरा ही देख रहे हैं और कुछ योजनाएं, लेकिन टर्म्स को हम डेफिनेटली अलग क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना, कि भाई हर क्षेत्र में रोजगार को और ज्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पर्यटन वो क्षेत्र है जिसमें और भी ज्यादा संभावनाएं हैं, जहां पे बहुत ज्यादा रोजगार भी जनरेट हो जाएगा, और पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से हमें आय भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाहर के देशों के लोग घूमने आएंगे, भारत की आय बढ़ेगी और साथ साथ रोजगार भी जनरेट होगा। तो राज्यों के साथ साझेदारी से क्या करना है, 50 ऐसे जगह विकसित करनी है जहां पे लोग घूमने आए, 50 पर्यटक गंतव्य स्थलों का विकास करना, और फिर वहां तक आने जाने इन सब के लिए और ज्यादा सुविधाएं देना। तो ये भी किया गया है। पर्यटक गंतव्यों तक यात्रा को बिल्कुल सरलता से सुनिश्चित करना, ये भी टारगेट है। सुव्यवस्थित ई वीजा सुविधाओं को शुरुआत करना, उनको देना, ये टारगेट है। हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम स्टार्ट करना, तभी तो जब कौशल होगा, कुशलता होगी, इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, स्किल लोगों में आएगी, तभी तो जाकर के ज्यादा रोजगार बढ़ पाएंगे। राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन देना, इसके अलावा होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण देना। आपने देखा होगा बहुत बार लोग घूमने फिरने जाते हैं और चाहते हैं उसी लोकल जगह में उन्हीं लोकल लोगों के साथ, वहां के स्थानीय लोगों के साथ वो रहें, रुकें, होम स्टे करें। तो उसके लिए यहाँ पे लोन दिया जाए वहां के लोगों को, और आसानी से लोन दिया जाए, मुद्रा ऋण यहाँ प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि इस तरह का पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। अब बात करते हैं पीएम अनुसंधान अध्ययवर्ती। अब देखिए, ये अध्येतावर्ती की बजाय ना आप फेलोशिप को बहुत ज्यादा प्रॉपर मैनर में समझ पाएंगे कि यहाँ पे फेलोशिप दी जाएगी, ताकि और ज्यादा इनोवेशन को बढ़ावा मिले। जो हमारी आईआईटी हैं और जो हमारे आईआईएससी हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैं, उन सब में फेलोशिप को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जीन बैंक फॉर क्रॉप जर्म प्लाज्म, ये क्या चीज है कि भविष्य में हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे, और साथ ही साथ पोषाहारीय सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लांट लाइनों वाला दूसरा जीन बैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन, जो 1 करोड़ से ज्यादा जो पांडुलिपियां हैं उनको शामिल करने के लिए, हमारी पांडुलिपि धरोहर का
प्रलेखीकरण और संरक्षण यानी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह, ध्यान देना है ये डिजिटल वर्ड जरूर ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के शब्दों को गायब करके आपसे ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह यहाँ पे स्थापित किया जाएगा ज्ञान के आदान प्रदान के लिए, और इसमें हमारी पांडुलिपियों को लिखा जाएगा, उनको कन्वर्ट किया जाएगा। अनुसंधान विकास और नवाचार, तो निजी क्षेत्र आधारित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल के लिए यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन को चालू किया जाएगा। इसके अलावा निर्यात संवर्धन, क्योंकि हमारा एक इंजन क्या है, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं ताकि और ज्यादा निर्यात बढ़े, तो इसके अंदर निर्यात संवर्धन मिशन के तहत क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों से जो एमएसएमई है उसको निर्यात ऋण यानी लोन बहुत इजी मैनर में अवेलेबल हो पाना, ये अपने आप में एक बात होती है। तो ये लक्ष्य है, निर्यात ऋण तक एक आसान पहुंच हो, इजी एक्सेस हो, ये जरूरी है। क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता उनको दी जाए, और साथ ही साथ जो विदेशी बाजार है उनमें हमारे प्रोडक्ट compete कर पाए, इसके लिए विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में भी उनकी मदद करना, तो ये सरकार का लक्ष्य है। भारत ट्रेड नेट, ये क्या है, ये एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है जिसको स्थापित किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण हेतु सहायता। इसके अलावा जीसीसी, ये है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो हैं इनके लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, यानी हमारे जो उभरते हुए टीयर 2 के जो शहर हैं जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख तक है, टीयर 2 के जो सिटीज हैं उनमें वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को गाइड करना कि भी अपने अपने हर एक राज्य अपने यहाँ पे जो टीयर 2 के शहर हैं उनकी और ज्यादा अवसंरचना, उनके और ज्यादा निर्माण पे, उनके विकास पे काम करें, इसके लिए राज्यों को मार्गदर्शन देना। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए एयर कार्गो के लिए भंडार गृह की यानी स्टोरेज की फैसिलिटी देना उनको। तो उच्च मूल्य के ऐसे प्रोडक्ट उत्पाद जो जल्दी खराब हो जाते हैं, बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए अवसंरचना और भंडार गृह के उन्नयन की सुविधा उनको उपलब्ध करवाना। वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए, क्योंकि वित्तीय क्षेत्र में सुधार होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा, वो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या सुधार किए गए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारा रूरल एरिया है, उसमें बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, SHG जिन्हें हम कहते हैं शॉर्ट में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्व सहायता समूह, इसके सदस्यों और लोगों की जो ऋण की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क तैयार करना। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NABFID, ये है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसके तहत इसके द्वारा अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा जो है वो इसके द्वारा स्थापित की जाएगी। ये छोटे छोटे लोन देकर के हम हमारी अर्थव्यवस्था में और ज्यादा रोजगार जनरेट कर सकते हैं, लोगों को आसानी से वो अपना उद्यम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की लोन ऋण की सुविधा बहुत जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये टर्म जो दी गई है इंग्लिश में है तो आपको ज्यादा आसान रहता है समझना। ये है नेशनल बैंकिंग फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू सेट अप ए पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जा रहा है। इसके साथ ही संशोधित केंद्रीय केवाईसी, आप बहुत बार अगर आपका अकाउंट है तो आपने डेफिनेटली कभी ना कभी नो टू योर कस्टमर केवाईसी करवाई होगी। तो ऐसे में यहाँ पे केवाईसी रजिस्ट्री 2025 के अंदर स्टार्ट की जाएगी। इसके अलावा कंपनियों के विलय में आपने देखा होगा बहुत बार इस मर्जर होने के अंदर, इन मर्ज होने में कंपनियों को बहुत इशू आते हैं, बहुत क्लिष्टता रहती है। तो कंपनियों के विलय के शीघ्र अनुमोदन के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को थोड़ा तर्क संगत बनाया जाना, ये भी यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे स्टार लगाना, और एक नहीं 2 स्टार लगाना। बीमा क्षेत्र जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI है उसको 74 से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है कि बीमा क्षेत्र के अंदर FDI जो है वो कितना है। तो अभी 2025-26 के बजट में अनाउंस किया है कि इसे 100% कर दिया जाएगा।
इसके अलावा बात करें कर में सुधार, हाँ, इसमें सब लोगों ने जो है वो इनकम टैक्स को बिल्कुल टारगेट किया है कि इनकम टैक्स हमारी जो आयकर है उसमें क्या सुविधा दी गई है, उसमें क्या छूट दी गई है। तो 12 लाख तक तो पूरी छूट दे दी गई है। अभी बात कर लेंगे, टैक्स स्लैब को भी जान लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कर सुधार। तो प्रत्यक्ष करों में, क्योंकि आयकर क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वो कर होते हैं जिस पे लगाए जाते हैं, उसी को वो भरने पड़ते हैं। तो बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में हम डिस्कस कर रहे हैं, टर्म की क्लास डेफिनेटली हम रखेंगे। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नया आयकर विधेयक जो है वो अब आने वाला है, जिसके थ्रू बहुत आसानी से आप अपना आईटीआर जो है वो फाइल कर पाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आप आराम से फुलफिल कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ विनियामक सुधार भी किए गए हैं, जैसे विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का बनाया जाना, राज्यों का निवेश अनुकूलन सूचकांक। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हैं, ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, FSDC, ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। ठीक है, आप चाहें हिंदी में लिख भी सकते हैं, ये है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिसमें भी आपको ईज हो, विकास परिषद। तो इस तंत्र के अंदर भी कुछ सुधार लेकर आना, वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए और उनकी प्रतिक्रियात्मकता बढ़ाने के लिए और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए, इसके नाम में ही वित्तीय स्थिरता लिखी है, तो ये काम भी वही करता है। यहाँ पे वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क ये जो है FSDC ये तैयार करेगा। इसके अलावा जन विश्वास विधेयक 2.0 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेथ बिलीफ ये तो अपने आप में, विश्वास बहुत जरूरी चीज है। तो यहाँ पे सरकार की भी कोशिश है विश्वास और ज्यादा बढ़े। तो विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधान ऐसे हैं जिनको गैर आपराधिक कर दिया गया है। हाँ, उनके लिए शुल्क लग सकता है, फीस लग सकती है, किसी तरह का कोई जुर्माना लग सकता है, लेकिन वो आपराधिक कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो उनको गैर आपराधिक घोषित करना ये सरकार का लक्ष्य है। टैक्स रिफॉर्म, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को हमने देखा, डीक्रिमिनलाइज जिनको किया गया है वो हमने जाना। अब बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जिस पे लगाए जाते हैं वो नहीं भरता है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा ही ध्यान रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ पे इनमें क्या सुधार करने की बात चल रही है, औद्योगिक माल के लिए सीमा शुल्क जो टैरिफ है उनकी संरचना को और ज्यादा तर्कसंगत बनाना। यहाँ पे 7 टैरिफ दरों को हटाया जाएगा। एक से ज्यादा, ये अच्छा इनिशिएट लिया है कि एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज, उपकर या फिर अधिभार जो है वो ना लगाना, उसका उद्ग्रहण, उसको कलेक्ट ना करना। इसके अलावा प्रभावी ड्यूटी इंसिडेंस बनाए रखने के लिए उपयुक्त उपकर को लगाना। अप्लाई इक्विवेलेंट सेस टू मेंटेन इफेक्टिव ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नॉट मोर देन 1 सेस और सरचार्ज, एक से ज्यादा ना लगाना। तो ये कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय विशिष्ट प्रस्ताव जो है, जिसके तहत मेक इन इंडिया, ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है वो लिथियम आयन बैटरी से संबंधित कुछ पूंजीगत माल के ऊपर छूट दी गई है। एलईडी एलसीडी टीवी के लिए जो ओपन सेल यूज होता है उसके अंदर, तो यहाँ पे कुछ छूट दी गई है ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को और ज्यादा बढ़ावा मिले। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं एमआरओ है मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल। ओवरहॉल होता है काया पलट जैसा। तो यहाँ पे एमआरओ का संवर्धन, जलपोत निर्माण और पुराने जहाजों को तोड़ने से संबंधित माल के संबंध में 10 वर्ष की छूट तथा मरम्मत के लिए आयातित रेलवे माल के निर्यात की समय सीमा का विस्तार करना, ये यहाँ पे टारगेट रखा है। इसके अलावा निर्यात को बढ़ाने के लिए हमने अभी भी फुटवेयर और लेदर को पढ़ा था, अब यहाँ पे निर्यात को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प और लेदर क्षेत्रों के लिए ड्यूटी फ्री कर देना, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाए। इसके अलावा व्यापार सुविधा देना, ये भी टारगेट है। इसके अलावा जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, 36 जीवन रक्षक दवाओं, औषधियों को जो है वो छूट दी गई है, एक लिस्ट में डाला गया है इनको। 6 दवाओं पे 5% जहां पे शुल्क लगे, ऐसी लिस्ट में डाला है। 37 दवाओं और 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को छूट प्राप्त सूची में जोड़ा जाएगा, ये यहाँ पे लक्ष्य चल रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कर में जो प्रस्ताव, जो इनकम टैक्स में चेंजेस किए गए हैं, जिसको शायद आपने बार बार सुना होगा, 12 लाख तक छूट, 12 लाख तक, बिल्कुल 12 लाख तक छूट है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 13 लाख है, आपकी सैलरी 14 लाख है, तो ऐसे में टैक्स स्लैब जो है
ध्यान ये देना है कि टैक्स स्लैब में भी बढ़ोतरी की गई है। 25% वाली टैक्स स्लैब जो है उसको उसको ऐड किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसकी आमदनी 0 से 4 लाख है शून्य टैक्स देगा, 4 से 8 लाख आमदनी इनकम वाला 5% टैक्स देगा, 8 से 12 10%, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 24 लाख से ऊपर 24 लाख पर एनएम से ऊपर जिसकी सैलरी है वो देगा 30% टैक्स। तो ये टैक्स स्लैब यहाँ पे दिया गया है। मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए, क्योंकि इनकम टैक्स का वैसे तो पूरे बजट का, हमारे पूरे मार्केट, अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनकम टैक्स का क्योंकि डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे हैं तो ऐसे में प्रत्यक्ष करों का ज्यादा प्रभाव आ रहा है। और उसमें हम देख पा रहे हैं, हम बात करते हैं बार बार डिस्पोजेबल इनकम की, हम प्रयोज्य आय की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति से ज्यादा कर लिया जा रहा है तो उसके काम में लेने योग्य आय, जितनी आय उसकी है उसमें करों को हटा दिया जाएगा। तो अब जो कर टैक्स हटाने के बाद जो आय उसके पास बची, अगर वो कम रहेगी तो वो बेहतर शिक्षा पे खर्च नहीं कर सकता, वो बेहतर स्वास्थ्य पे खर्च नहीं कर सकता। और किसी भी देश के लिए उसके नागरिकों, उसके लोगों की अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। तो अभी हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के समय पे भी यही बात की थी। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मध्यम वर्ग हो या कोई भी वर्ग आता हो, उसके पास अपने काम में लेने के लिए प्रयोज्य आय अच्छी खासी रहनी चाहिए। इतना टैक्स नहीं होना चाहिए कि उसको अपने भरण पोषण के लिए ही आय ना बचे। और जब महंगाई, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ रहा हो, ऐसे में और ज्यादा इश्यू आते हैं। तो इसलिए जरूरी भी था कि किसी भी देश में टैक्स स्लैब ज्यादा होने ही चाहिए। तो यहाँ पे एक टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी कुछ फायदा दिया गया है। यहाँ पे कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस और टीसीएस, ये टर्म क्या है, कुछ कुछ टर्म तो हम देखते हुए चल रहे हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसके अंदर छूट दी गई है। पहले जो सीमा 50,000 जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कर कटौती थी। इसके अलावा किराए पे जो टीडीएस लगता था वो पहले 2.4 लाख वार्षिक सीमा इसकी थी, उसको भी बढ़ाकर, उस लिमिट को, सीमा को बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है। स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देना, जो हम हमारा आईटीआर फाइल करते हैं, इसे भी आप इंग्लिश में देखेंगे तो इजी रहेगा। एक्सटेंशन कर दिया गया है टाइम लिमिट का टू फाइल अपडेटेड रिटर्न्स फ्रॉम द करंट लिमिट। अभी वर्तमान में 2 साल की लिमिट थी, अब उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। इसी के साथ हमने जो अनुपालन बोझ है उसको भी कम करने की कोशिश की है सरकार ने, यानी जो छोटे धर्मार्थ और जो संस्थान थी उनके पंजीकरण की अवधि जो पहले 5 साल थी उसको बढ़ा करके अब 10 साल कर दिया है। करदाताओं को बिना शर्त स्वयं के कब्जे वाली 2 संपत्ति के वार्षिक मूल्य का दावा करने की अनुमति रहती है, इसको भी बढ़ाया है। पहले 1 की परमिशन थी, अब 2 की कर दी है। अब हम बात कर लेते हैं उन फैक्ट्स के बारे में जो आजादी से लेकर अब तक बजट को पेश करने का जो है वो समय भी बदला गया है। निर्मला सीतारमण जी जो वर्तमान की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने लगातार जो बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। हालांकि नंबर ऑफ टाइम जो है वो मोरारजी देसाई जो है वित्त मंत्री थे, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं कर पाए थे। निर्मला सीतारमण जी ने जो एक सेट किया है वो किया है लगातार में, कि लगातार बजट प्रस्तुत करने वाली ये पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार 8वां आम बजट इन्होंने पेश किया है और ये लगातार करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं। बजट में शामिल जो प्रस्तावों को संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है, लोकसभा में ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। और बजट के मामले में हम जानेंगे लोकसभा के पास पावर ज्यादा है। जब हम संविधान को, पॉलिटिकल साइंस को हम पढ़ते हैं तो उस समय ये चर्चा होती है कि बजट कौन से आर्टिकल में दिया गया है। आज आपसे नहीं बात हुई है उस मुद्दे पे, लेकिन हम करेंगे, टर्म्स पे किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बजट जैसा कोई शब्द नहीं है, इसको तो हमने देख ही लिया। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि बजट में शामिल प्रस्तावों को संसद में रखा जाता है, लोकसभा को ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास पावर नहीं होती है। धन विधेयक क्या होते हैं, बजट कैसे पेश किया जाता है, इन सबको अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बजट में शामिल प्रस्तावों को संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है। संसद की जब मंजूरी मिल जाती है, आपने न्यूज में देखा होगा, नहीं देखा तो सुन लीजिए कि होता क्या है कि बजट पूरा बना, बजट छपता है, बजट बना, बजट छपा, ये पूरी प्रोसेस रहती है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति जिस दिन बजट पेश होने वाला होता है, लोकसभा में जो वित्त मंत्री हैं वो बजट भाषण देती हैं। तो ऐसे में पहले राष्ट्रपति की अनुमति होती है, तो पहले वो राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति दही चीनी खिलाते हैं। ये एक परंपरा, बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत से ऐसे प्रावधान, लॉज, नियम, कानून है हमारे देश में जो कि लिखे नहीं गए हैं, बस परंपरा है, इस तहत चल रहा है। जैसे हलवा सेरेमनी होती है,
जब हमारा बजट बनता है उस समय, जैसे 24 जनवरी 24 जैन 2025 को हलवा सेरेमनी हुई थी, उसमें हलवा बनता है कढ़ाई चढ़ा करके, फिर वित्त मंत्री, अधिकारी जो इतना श्रम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं बजट को बनाने के अंदर, वो सब हलवा खाते हैं। ये भी एक सेरेमनी है। राष्ट्रपति के पास जब वित्त मंत्री जाती हैं तो ऐसे में उनसे परमिशन लेने, तो ऐसे में उनको दही चीनी खिलाती है राष्ट्रपति। आपने कुछ इमेजेस देखी भी होंगी। तो ये सब एक परंपरा रहती है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास जाना परंपरा नहीं है। बजट में शामिल प्रस्तावों को संसद के अनुमोदन की जरूरत होती है, फिर वो लोकसभा में बजट को रखती हैं। संसद की जब मंजूरी मिल जाती है उसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो 1 अप्रैल हमारे फाइनेंशियल ईयर, हमारे वित्त वर्ष से लागू हो जाते हैं और अगले साल 31 मार्च तक लागू रहते हैं। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट रखा था वो रखा था, ये फैक्ट के रूप में पता होना चाहिए, R.K. षणमुखम शेट्टी ने रखा था। लेकिन इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। फिर इसके बाद में वित्त मंत्री जॉन मथाई ने बजट रखा था और पहला संयुक्त भारत बजट पेश किया था। इसमें राज्य रजवाड़ों के तहत जो राज्य आते थे, विभिन्न राज्यों का वित्तीय ब्यौरा भी इसमें पेश किया गया था। और जॉन मथाई 1950 में वो वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट जो है वो छपने के समय लीक हो गया था, बजट आउट हो जाने की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद में अभी प्रेजेंट में तो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर बेसमेंट में इस बजट के छपने का काम चलता है। तो ऐसे में यहाँ पे वित्तीय ब्यौरा जॉन मथाई ने उस समय पेश किया था। जॉन मथाई ने बाद में बजट जो है वो लीक हो जाने की वजह से इस्तीफा भी दे दिया था 1950 के समय में। बजट छपने से पहले एक हलवा सेरेमनी होती है जिसकी अभी हमने बात की। 2017 से पहले रेलवे बजट अलग होता था, अब साथ में ही होता है आम बजट की। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री थी जिन्होंने बजट पेश किया था। 1970 में वो वित्त मंत्री का भी पूरा कार्यभार संभाल रखा था, तो वित्त मंत्री भी थी और प्राइम मिनिस्टर भी थी। उस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। 1955 तक बजट केवल इंग्लिश में छपता था, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपना स्टार्ट हो गया। बजट पेश करते वक्त उसके जो टाइम में जो चेंजेस किए गए हैं वो किस तरह से हुए, तो 1999 से पहले तक बजट जो था वो फरवरी के लास्ट में आखिरी कार्य दिवस को शाम को 5 बजे अनाउंस होता था, पेश होता था। लेकिन 1999 में जसवंत सिंह ने ये परंपरा बदली और सुबह 11 बजे बजट को प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। 2016 तक भारत में फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश होता था। उससे समस्या ये आती थी कि वो बजट ना लागू होने में मई जून आ जाती थी, जबकि हमारा जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता था। तो ऐसे में विभागों को, मंत्रालयों को बहुत दिक्कत आती थी। इस वजह से अरुण जेटली ने क्या किया, इसे 1 फरवरी को प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट का दिन जो था वो 1 फरवरी तय कर दिया। उसके बाद से कंटिन्यूअस 1 फरवरी को रखा जाता है। बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद 1 अप्रैल से, ताकि उसे लागू किया जा सके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फरवरी के अंत में बजट पेश करने से मंजूरी की प्रक्रियाओं में 1-2 महीने का वक्त लग जाता था और इसे लागू करने में मई जून का वक्त समय आ जाता था। पहले वित्त मंत्री जो बजट दस्तावेजों को ब्रीफकेस में लेकर आते थे, निर्मला सीतारमण ने इसे एक फाइल में लाना स्टार्ट किया। आपने रेड कलर की वो फाइल देखी होगी, उस पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी छपा है। इसे बही खाता कहा जाता है। बजट शब्द जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है ब्रीफकेस। पेपरलेस बजट, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको सन ईयर भी ध्यान रखना है, 2021। लेकिन केंद्र सरकार से पहले जो पेपरलेस बजट है वो आंध्र प्रदेश और असम राज्य की सरकारें कर चुकी थी। 2021 में निर्मला सीतारमण ने एक टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा था। पेपरलेस बजट आया था उस समय और इसके बाद में पेपरलेस बजट ही चल रहा है। 2018 में ये परंपरा जो थी वो स्टार्ट की थी आंध्र प्रदेश और असम राज्य में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने टेक्नोलॉजी को अहमियत देते हुए 2021 में पेपरलेस बजट की परंपरा को अपना लिया। तो ये पेपरलेस बजट की स्टार्ट कब हुआ था, ये 2021 में केंद्र में, उससे पहले 2018 में आंध्र प्रदेश में और असम में। तो ये थी आज की हमारी बजट की क्लास। 2025-26 के जो आंकड़े थे, एफडी, आरडी, इसके अलावा इफेक्टिव आरडी और पीडी जो प्राइमरी डिफिसिट है, इन घाटों को हमने जाना, आय और व्यय के प्रतिशत को जाना, सरकार कौन से मद पे कितना व्यय कर रही है उसके बारे में जाना, किस तरह से बजट एस्टिमेट लगाया जाता है इस बारे में जाना, कुछ योजनाओं को जाना, कौन से क्षेत्र पे फोकस्ड होकर टारगेटेड गवर्नमेंट काम कर रही है उनको निर्धारित करके लक्ष्यों को, वो हमने जाना। विकसित भारत हमारा सपना है जिसको पूरा करने के लिए हम हर कदम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ये था बजट। आई होप आपने बजट को एंजॉय किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।